हेलो गुड जी, इवनिंग गुड सर। इवनिंग। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी सही से? रिवाइज किया लास्ट क्लास का? हाँ जी। आइए जरा एक बार नजर मार लेते हैं। ये सब किया था हमने लास्ट क्लास में। हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। सोशल साइंस है ह्यूमन बिहेवियर को डील करती है कि कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर पाते हैं ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। उसके बाद हम आगे चल गए थे, तो आगे जाके हमने रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिखी थी। रिसोर्सेज क्या है? ये वो जरिया है जिससे हम अपने नीड्स और वांट्स को पूरा कर सकते हैं। दो बातें पढ़ी थी कि लिमिटेड होते हैं और ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। ह्यूमन वांट के बारे में क्या पढ़ा था कि भैया ये तो खत्म ही नहीं होती, लेकिन हाँ एक खासियत है कि प्रेफरेंस के बेसिस पे आप रैंकिंग दे सकते हो। उसके बाद हमने कहा था स्कैरसिटी क्या होता है। एक ऐसी सिचुएशन, पहली बात ये सिचुएशन है जिसमें डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्स जिसकी बात हो रही है वो अबंडेंट है। कोई भी रिसोर्स पूरे वर्ल्ड में कम नहीं है, सब अबंडेंट है, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। फिर सवाल आया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो हमने कहा इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सारा प्रॉब्लम ही एलोकेशन का है। अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस नहीं होते तो फिर टेंशन ही खत्म हो जाती। तो यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है एलोकेशन की प्रॉब्लम है। ओके जी। अच्छा, एलोकेशन क्यों करना पड़ता है सोच समझ के? क्योंकि स्केर्सिटी है। भाई अगर स्केर्सिटी ना हो, अनलिमिटेड हो जाए सारे रिसोर्स, तो हम बिना सोचे समझे कहीं भी खर्च करें तो क्या दिक्कत है। आगे चलते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट की थी। व्हाट टू प्रोड्यूस। अनन्या, आप मुझे व्हाट टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल बताइए फटाफट से। सर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। हाँ जी, क्या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होना चाहिए? आप एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज, कुछ डिस्टरबेंस हो रही है पीछे। हाँ जी सॉरी, कुछ डिस्टरबेंस से पता नहीं क्या चल रहा है पीछे। आइए देखते हैं। वो गाइडिंग प्रिंसिपल बताइए व्हाट टू प्रोड्यूस का जल्दी से। सर मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए, like मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड कम पैसों में। ठीक है क्षितिज, हाउ टू प्रोड्यूस एक्सप्लेन कीजिए एक बार पूरा। हाउ टू प्रोड्यूस सर, दिस इज द टेक्निक जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरीके से प्रोड्यूस करने हैं गुड्स, जैसे कि लेबर इंटेंसिव या फिर कैपिटल इंटेंसिव। ओके, और कौन सा चुनना होता है हमको? सर दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर लेबर इंटेंसिव लेंगे तो लेबर को मतलब वेजेस भी मिलेंगी और उनको काम मिलता है। लेकिन अगर कैपिटल इंटेंसिव लेंगे तो वो बिल्कुल मतलब प्रॉपर होगा और कोई फॉल्ट नहीं होगा कुछ में। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? हम्म, बताना नहीं है एक दूसरे को? हाँ हाँ सर। अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी नहीं, गाइडिंग प्रिंसिपल बताओ अनन्या। हाउ टू प्रोड्यूस का ना, हाँ जी। देयर शुड बी मैक्सिमम आउटपुट एट मिनिमम कॉस्ट। ओके जी, वेरी गुड। तो आप एक वर्ड में कह सकते हैं एफिशिएंट होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। आगे चलते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस में था कि भैया खाएगा कौन, अमीर खाएगा गरीब खाएगा। हमने कहा ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, अफोर्डेबिलिटी जिसके पास होगी वो खाएगा। तो प्रॉब्लम आ गई इनकम पे। फिर क्षितिज फिर से बताओ जरा, हमने फॉर होम टू प्रोड्यूस में दो बड़े पॉइंट समझे थे। दो बड़े पॉइंट की चलो मैं आपको हेडिंग दे देता हूँ, फैक्टोरियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप इसको एक्सप्लेन कीजिए हल्का सा। सर फैक्टोरियल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सब कुछ। ओके, इक्वली और डिस्ट्रीब्यूट होता है और मतलब कि सबको बराबर दे दो? नहीं, लेकिन सबको मिलता है, इक्विटेबली होता है सब। इक्विटेबल। और पर्सनल। ओके। हाँ जी, इक्विटेबल। और पर्सनल में सिर्फ हमारे लिए होता है वो, मतलब एवरीथिंग इज कंज्यूम्ड बाय अस ओनली। अनन्या आप बताने इस पर थोड़ा सा। सर पर्सनल में देयर इज एन इनकम इनइक्वालिटी बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे द रिच एंड पुअर। ओके, तो the rich get more profit compared to the poor. तो So गवर्नमेंट there's क्या a, कर सकती है? सर जैसे गवर्नमेंट ने प्लान्स बनाए हुए हैं, सो वैसे दे कैन प्रोवाइड द सेम स्टफ टू द पुअर एट चीपर रेट्स। और जो रिच होते हैं उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। ज्यादा पुअर टैक्स पे जो करने पड़ते हैं? हाँ, उन्हें ज्यादा पे करने पड़ते हैं, पुअर को कम पे जीरो। करने पड़ते हैं या नहीं पे करने पड़ते हैं। और पुअर को सब्सिडी भी मिलती है। ओके, गाइडिंग प्रिंसिपल बताइए। और जो नीड ऑफ पीपल मस्ट बी मेट। ठीक है, चाहे पहले ही देख लिया होगा ना कि ये तो पूछने ही वाले होंगे।
चलो जी, कोई बात नहीं, अर्जेंट नीड पूरी होनी चाहिए भाई, कोई भूखा ना सोए। ऐसा ना हो कि एक तरफ तो खाना फेंक रहे हो आप और दूसरी तरफ कोई भूखा सो रहा है। तो यहाँ तक हमने खत्म किया था। इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर आपका 80 मार्क्स के पेपर में 7 मार्क्स का है, ठीक है जी। तो आइए जरा एक डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम थोड़ा डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ठीक है जी, जल्दी जल्दी लिखिएगा। डेफिनेशन है किसकी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। किसी को आइडिया है ये क्या होता है? अब ऐसे कैसे बताऊं? आई मीन, अरे हिंदी में बता दो, टूटा फूटा बता दो, जोड़ लेंगे वो तुम। अच्छा, अरे ऐसे नहीं समझ आ रहा कैसे चलो बोलूं। कोई नहीं, कॉपी करो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अच्छा देखो, पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स में जहां पर भी आप किसी कर्व को डिफाइन करोगे ना, तो आपकी जो स्टार्टिंग की लाइन होगी वो होगी इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किस चीज का? ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस। चलिए बताइए, एक 2 डायमेंशनल कर्व पर कितने वेरिएबल शो कर सकते हो आप इन जनरल? इन जनरल 2 डायमेंशनल पर मतलब एक एक्स इनफिनिट। एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, तो आप इसमें इन जनरल कितने वेरिएबल शो करते हो? एक चीज एक्स पे रख देते हो, एक चीज वाई पे रख देते हो, यही तो करते हो ना बचपन से आज तक। तो क्योंकि ये भी एक कर्व है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 कमोडिटीज that can be effectively produced by utilizing all the resources under a given technology। हाँ जी, एक बार हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल ये कर्व है, तो 100% ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी ना किसी चीज की। बड़े सारे कॉम्बिनेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज के कॉम्बिनेशन होते हैं? 2 कमोडिटीज के, जो हम पूरी ताकत लगा के प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग ऑल रिसोर्सेस। चलिए लिख लिया आपने, मैं समझाना शुरू करता हूँ इसके बारे में। इसे हटा रहे हैं, आइए जी। चलिए मान लीजिए आपके 2 सब्जेक्ट्स को चुन लेते हैं। आप दोनों को सबसे खराब सब्जेक्ट कौन सा लगता है? इको। 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 खराब मैं इस सेंस में ले रहा हूँ कि इसको करने में आपको टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, इस सेंस में ले रहा हूँ। हाँ, ठीक है। और मान लेते हैं कि इजी सब्जेक्ट आपको लेट से मैथ्स लगता है। ये थोड़ा ये ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कुछ और ले लेते हैं, हाँ। इंग्लिश ले लेते हैं। आइए जी, आपसे मैंने पूछा, अब ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल को, ये समझ आ गया तो सब समझ आ जाएगा आगे तक। आपसे मैंने पूछा आप मैक्सिमम एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हो? मैक्सिमम बताना पूरी ताकत लगा के, कि बस सर इससे ज्यादा तो पढ़ ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। बोलो सेल्फ स्टडी बताओ, मैक्सिमम कितने घंटे पढ़ सकते हो फटाफट से? 6 घंटे। 6 घंटे, वेरी गुड। चलिए 6 घंटे। आपने कहा सर हम मैक्सिमम पूरी ताकत लगा के 6 घंटे पढ़ सकते हैं, उसके बाद हमसे नहीं होता। उसके बाद सर मान लीजिए कि हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, हमें पुराना जो पढ़ा है वो भूल जाएंगे। तो आप क्या करते हो, आपके पास मान लीजिए 6 घंटे हैं और ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप ये दोनों को थोड़ा थोड़ा टाइम दे देते हो। आपने कहा क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स बेकार लगता है, मैं इकोनॉमिक्स को ना एक काम करता हूँ पहले लिखता हूँ ताकि मेरा एग्जाम्पल थोड़ा सही हो जाए। इंग्लिश यहाँ पे रखा है मैंने, देखिए। आपने कहा सर इकोनॉमिक्स हमें बेकार लगता है, आज तो हमारा मन ही नहीं है इको पढ़ने का, और हम पूरी ताकत लगा के 6 घंटे में आज इंग्लिश के कम से कम 50 पेज तो पढ़ ही देंगे 6 घंटे में। ठीक है जी। अब मान लीजिए मैंने आपसे कहा अच्छा एक काम करते हैं, आपने कहा ना 50 पेज पढ़ देंगे 6 घंटे लगा के। मैंने आपसे कहा अगर आपको 1 पेज इको का पढ़ना पड़े तो क्या आपको इंग्लिश के कुछ पेज कम करने पड़ेंगे? जल्दी से बताइए हाँ या ना। हाँ, क्यों करने पड़ेंगे कम? कारण बताइए इसका जल्दी से सोच के। क्योंकि जब मैं पूरा टाइम इंग्लिश पढ़ रही हूँ उस टाइम में हाँ हाँ, बोलते जाओ बोलते आई जाओ। हैव टू। आपने कहा सर
आप अगर इको का होमवर्क दोगे, एक पेज पढ़ने के लिए दोगे, तो हमें इंग्लिश कम करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों कम करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर हम 6 ही घंटे पढ़ सकते हैं, 6 के 6 घंटे इंग्लिश को दे रखे थे। नाउ टेल मी, क्या इंग्लिश का एक ही पेज छोड़ना पड़ेगा या ज्यादा छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि आपको इको कम पसंद है? बताइए फटाफट से। हो सकता है ज्यादा छोड़ने पड़े। स्टार्टिंग में पता है आप कौन सा पेज चुनोगे पढ़ने के लिए जो आपको सबसे फेवरेट लगता होगा? हालांकि सब्जेक्ट आपको घटिया लगता है, आप कह रहे हैं एकदम घटिया है, ये हटा ही देना चाहिए, लेकिन फिर भी घटिया में भी आप सबसे इजी पेज उठाने की कोशिश करोगे। आपने कहा चलो ये अच्छा लग रहा है, इस पे तो सिर्फ कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन है। फिर भी आपको इंग्लिश के 2 पेज छोड़ने पड़ गए क्योंकि वो पेज भी इतना भी अच्छा नहीं था। चलिए जी, फिर मैंने आपसे आके फिर से बोला कि क्या आप एक पेज एक्स्ट्रा और पढ़ सकते हो? तो बताइए क्या आपको फिर से इंग्लिश के कुछ पेजेस कम करने पड़ेंगे? जल्दी बोलिए। हाँ। क्यों कम करने पड़ेंगे? अगेन आप कहोगे सर अभी तो बताया था लिमिटेड रिसोर्सेज है, समझ नहीं आता क्या? तो क्या इस बार 2 पेजेस कम करने पड़ेंगे कि हो सकता है ज्यादा पेज कम करने पड़े? क्योंकि इजी वाला तो पढ़ चुके हैं ना, अब तो और टफ वाला आएगा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी लीविंग 5 मोर पेजेस। इसी तरह मैं फिर आ गया लेके कि एक और पढ़ दो। फिर आप कहोगे सर फिर कम करने पड़ेंगे, क्या पता इस बार अब मैंने टफ वाला पेज दे दिया क्योंकि 2 इजी आप चुन चुके हो सकता है आपको 10 पेजेस छोड़ने पड़ जाएं। मैंने कहा एक और पढ़ लो। आपने कहा सर अब तो 20 पे, अब मान लो 15 पेजेस छोड़ने पड़ जाएंगे या 13 पेजेस छोड़ने पड़ जाएंगे। तो आपको ये एक कंसेप्ट समझ आ रहा है इसके अंदर कि ये जो कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए, क्या मैं इन्हें ग्राफ पे प्लॉट कर सकता हूँ? जल्दी से बताइए, क्या ये कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे मेरे लिए? ध्यान से देखिएगा। मेरे पास 2 कमोडिटीज हैं। आप कहेंगे सर हमारे पास तो 4 सब्जेक्ट्स और हैं, वो क्यों नहीं लिए? क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन है, मैं 2 डायमेंशनल के अंदर सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स को शो कर सकता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हमने कहा कि आपके पास ना रिसोर्सेज जो है वो आपका टाइम है जो आप यूटिलाइज कर सकते हो, पूरी ताकत लगा के 6 घंटा आप पढ़ सकते हो, लिमिटेड रिसोर्स है। सारी ताकत एक ही पे लगा दोगे तो वो 0 हो जाएगा। अब एक एक करके जब उसे बढ़ाओगे तो दूसरे वाला कम होता चला जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और सारे काम पे लगे हुए हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज, हर बार जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट बना रहे हो इकोनॉमिक्स की, तो आपको इंग्लिश की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स क्यों छोड़नी पड़ रही हैं? जल्दी से रीजन दो। क्योंकि टॉपिक टफ होता जा रहा है ईगो में, तो और दूसरी टाइम बात, हाँ वेरी गुड, एक तो टफ होता जा रहा है, दूसरी बात जिस एफिशिएंसी से आप इंग्लिश पढ़ना जानते हो उस एफिशिएंसी से आप इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं जानते। आपने कहा था घटिया सब्जेक्ट है। बताइए फटाफट, क्लियर है? हाँ जी। आइए फिर अब इसे थोड़ा फैक्ट्री में लेके चलते हैं, यही बातचीत फैक्ट्री में ले जाते हैं। ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे बहुत सारे लेबर अंदर घुसे, मैंने बाहर से ताला लगा दिया, उसके बाद बस पूरी ताकत लगा के मजदूर अंदर बुला लिए कि इससे ज्यादा नहीं आ सकते। मैंने कहा लग जाओ सब काम पे। तो हमारे यहाँ पे 2 कमोडिटी बनती है, एक्स भी बनाते हैं हम, वाई भी बनाते हैं। अब आप यहाँ पर ले लीजिए कि हम यहाँ पर बनाते हैं बटर और इधर मैन्युफैक्चर हो रही है जीन्स। दोनों का कोई आपस में लेना देना नहीं है। मैंने कहा जी सारे मजदूरों से जीन्स बनवाओ, कितनी जीन्स बनेंगी? उन्होंने कहा 100 जीन्स बन जाएंगी। सारे मजदूरों से अगर मैं 100 जीन्स बनवाऊंगा तो मक्खन नहीं बन पाएगा, बटर नहीं बन पाएगा। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, 1 किलो बटर बना के देखते हैं। तो आप मुझे बताओ क्या मुझे उधर से लेबर इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी? जल्दी बोलो। हाँ जी। रीजन दीजिए फटाफट से। वाई? क्योंकि सारी लेबर पहले वाई में लगी हुई थी। एग्जैक्टली, आपका रीजन होगा since the resources are limited and all resources are fully utilized, to increase the production of good X we will have to decrease the production of good Y because the labor will be transferred from Y to X। बोलो जी, क्लियर है पक्का? अब देखो दूसरी बात, Y वाले जीन्स बनाने में माहिर है, जैसे जीन्स काटनी आती है, कपड़ा काटना आता है, वो मक्खन कैसे बनाएगा? हो सकता है वहां से बहुत सारी लेबर इधर आई और 5 जीन्स कम बन रही है। चलो जी आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ था, जो लेबर एक्स को बनाने के लिए आई थी वो बेस्ट लेबर थी, क्योंकि जो वाई को बनाने का जो मैनेजर था उसने कहा मैं अपने बेस्ट बंदे भेज रहा हूं, तब भी यहां से थोड़े 5 यूनिट कम हो जाएंगे। मैंने कहा एक और बनाना है, बटर 1 किलो और बनाना है। तो बेस्ट बंदे वो ऑलरेडी भेज चुका है, अब थोड़े और बेकार बंदे भेजेगा तो 5 की जगह क्या पता 10 यूनिट छोड़नी पड़ जाए। मानते हो आप? हाँ। जी। फिर मैंने कहा एक और बनाना है। फिर उसने कहा सर और ज्यादा बंदे भेजने पड़ेंगे क्योंकि सब बेकार वाले ही बचे हैं हमारे यहाँ पे, तो और ज्यादा 15 यूनिट छोड़नी पड़ेगी। फिर मैंने कहा एक और, कहता है सर अब 20 यूनिट छोड़नी पड़ेगी, 50 बनेगा। फिर हमने कहा एक और, तो कहता है अब 30 यूनिट छोड़नी पड़ेगी। और एक पॉइंट पे वो कहता है अब नहीं भेज सकता सर, अब नहीं हो सकता का। आई बात समझ में? बताइए। तो फटाफट से आप ये शेड्यूल बनाइए जो मैंने आपको बना के दिखाया है। इसमें आप गुड एक्स लीजिएगा, गुड वाई लीजिएगा और ये बनाइए।
हाँ जी, हो जाए तो बताइएगा, कोई डाउट हो तो बताइएगा। हाँ जी, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, क्लास चल रही है, अभी रिप्लाई करता हूँ। बना दिया सर। बना दिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है पक्का? हाँ जी। अच्छा जी, अब एक चीज और देखते हैं, इस शेड्यूल के पास ना 2 कॉलम जितनी आप जगह छोड़ के रखिएगा, यहाँ हम अभी आएंगे 5-7 मिनट बाद। आइए जी, एक डेफिनेशन लिखिए फटाफट से। अच्छा, एक बार मैं ऊपर वाली डेफिनेशन रीड तो करा दूं। अब इन्हीं कॉम्बिनेशंस को ना मैं एक बार ग्राफ पे बना के दिखाता हूँ आपको, देखिएगा जरा। यही जो कॉम्बिनेशंस मैंने अभी बनाए थे, जब आप इन्हीं कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना, तो सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी। अभी मैं आपको रीजन बता दूंगा कि ये कर्व ऐसी क्यों बनी है, बस आज की क्लास में पता चल जाएगा हमें। आप फिलहाल डायग्राम बना लीजिएगा कि यहाँ पर गुड एक्स की प्रोडक्शन हो रही है और यहाँ पर गुड वाई की हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात अभी से क्लियर कर सकता हूं, जब मैं कॉम्बिनेशन नंबर ए बना रहा हूं तो देखो ये पॉइंट्स थे मेरे पास। कॉम्बिनेशन नंबर एक्चुअली बी, ए पे तो ये था ना कि जब कुछ भी नहीं बन रहा था, एक भी नहीं बन रहा था और 50 जीन्स बन रही थी, ऐसा ही कुछ था ना हमारे पास। तो आप देखो, जैसे ही मैंने बटर बनाना शुरू किया तो मैं थोड़ा सा आगे आ गया और वाई वाला कम हो गया। हमने कहा थोड़ा और बटर बना, थोड़ा और बटर बनाते हैं। तो देखो आप देखते जा रहे हो, वाई गिरता जा रहा है, एक्स आगे भागता जा रहा है, नजर आ रहा है आपको? वाई हाँ नीचे जी। गिरता जा रहा है, देखो वाई नीचे आता जा रहा है। वाई पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आया और नीचे आया, फिर और नीचे आया और नीचे आया, और एक्स देखो आगे की तरफ भाग रहा है। तो इसे कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग होना, कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होना, कि जैसे जैसे आप कर्व में आगे बढ़ते जा रहे हो आपके पॉइंट्स नीचे गिरते जा रहे हैं। देखो मैं फिर से आपको ऐसे प्लॉट करके दिखाता हूँ। पहले आप इस पॉइंट पे थे, आपने कहा थोड़ा सा एक्स और बनाना चाहते हैं, तो क्या यहाँ पे बनेगा एक्स? नो, आपको वाई गिरा के नीचे आना पड़ेगा तब एक्स बनेगा। आपने कहा और एक्स बनाना चाहते हैं, तो आपको और वाई गिराना पड़ेगा, और एक्स बनाना चाहते हैं और वाई गिराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, मैं बहुत देर से पूछे जा रहा था, एक बार और बता दो बस, क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्यों हमें एक्स को बढ़ाने के लिए वाई को क्यों गिराना पड़ रहा है बार बार? क्योंकि x की प्रोडक्शन पहले 0 थी और y से हमें लोग लेके x के पास भेजने पड़े। क्यों लेके आने पड़ रहे हैं लोग? एग्जैक्ट आंसर बोल के देखिए एक बार, क्यों लाने पड़ रहे हैं? क्योंकि क्योंकि लिमिटेड है, पहले पानी के मसाले सब बनते लोग थे। काम पे लगे हुए हैं। आप कहेंगे आपके सिर्फ 2 आंसर होंगे। पहला आंसर होगा आप कहेंगे सर लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो मैं कहूंगा तो आपका दूसरा आंसर होगा सर सब लोग काम पे लगे हुए हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और फुल्ली यूटिलाइज्ड है। ठीक है, तो मैंने आपको डाउनवर्ड का रीजन दिया। एक बार फिर से देखते हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर x बढ़ेगा तो y गिरेगा, इसकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। रीजन है, since we have limited resources to increase the production of good x we have to decrease the production of good y because labor will be transferred from y to x। चलो आगे, पक्का क्लियर है? जी। अच्छा जी, एक चीज हमने और नोटिस की थी, वो चीज ये थी कि हर बार ज्यादा ज्यादा y गिर रहा था। देखो, एक बात है x बढ़ेगा y गिरेगा, और दूसरी बात है y हमेशा ज्यादा ज्यादा गिरेगा। ये थोड़ी देर में मैं इस पर फिर से आऊंगा, तब जाके आपको शेप समझ आएगी कि वो शेप ऐसी क्यों बनी। ठीक है, आइए अब लिखना शुरू कीजिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। हाँ जी, अब एक बार समझ के देखते हैं, या फिर एक और लिख लीजिए, एक डेफिनेशन और लिख लीजिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, ये सारे वर्ड्स आपको सुने सुने तो लग रहे हैं ना? हाँ जी। हाँ जी। बस बहुत है, लिखिएगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ गुड वाई
टू द गेन ऑफ गुड एक्स। समझ नहीं आई हमें बात तो इसको थोड़ा इंग्लिश में अच्छे से लिखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स of good y required to be sacrificed to produce one additional unit of good x। हाँ जी, इतना लिख लो तो मुझे बताना। to produce one additional unit of good x, इतना अगर हो जाए तो बताइए। लिख लिया सर। आइए जी आगे चलते हैं, थोड़ी आगे की बात करते हैं जरा। थोड़ी देर में मैं रीड करवाता हूँ आपको, डेफिनेशन भी रीड कराता हूँ पीपी कर्व की। 2 मिनट रुकते हैं, देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस समय हम लोग क्लास ले रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। आपने आज सोचा था कि 6:30 से 7:30 क्लास है, ये आपका एक टाइम स्लॉट है। अच्छा आपके पास क्या ये पहले से बचपन से फिक्स था कि क्लास है? डेफिनेटली नॉट, इको की क्लास का ऑप्शन था। अच्छा अगर आज क्लास ना हो रही होती तो आप क्या क्या कर सकते थे? फटाफट से सोच के बताना शुरू कीजिए, क्या क्या कर रहे होते? सो रहे होते, स्लीप कर, ठीक है। और नेटफ्लिक्स, ठीक है। और पबजी, मैं सोच ही रहा था पबजी। और बाहर चले जाते भाई, थोड़ा आउटडोर भी हो जाओ, थोड़ा आउटडोर चले जाते, कहीं टहल के आ जाते। चलिए घर के नीचे तक बस। तो देखिए इस समय आपने चुना तो इको पढ़ना। चलो अनन्या आप बताओ, इन चारों में से फाइनली किसे चुनते? फाइनली चारों तो नहीं कर रहे होते ना? एक्सेप्ट इको। हाँ एक्सेप्ट इको, डेफिनेटली इको तो चुन लिया ना। स्लीप आप कहते सोना है जी। तो नाउ टेल मी, 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक क्लास जो ले रहे हो, क्या आपने अपनी स्लीप सेक्रीफाइस की है इसके अंदर? क्या मैं कह सकता हूँ हाँ? अगर मैं क्षितिज से पूछूं तो वो कहेगा सर मैंने पबजी सेक्रीफाइस किया है, देख लीजिए आपके लिए। तो बात क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। बेस्ट ऑल्टरनेटिव, देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से बेस्ट वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चे ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी श्री राम कॉलेज से, ठीक है। उसको नौकरी मिल रही थी 24 लाख रुपए पर एनम की, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी, उसने ज्वाइन किया एमबीए प्रोग्राम 2 साल का। अच्छा एक नौकरी 24 लाख की थी, एक 25 लाख की थी, एक 40 लाख की थी। 2 साल का एमबीए प्रोग्राम ज्वाइन किया, तीनों नौकरियां छोड़ दी। नाउ टेल मी व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग एमबीए फॉर 2 इयर्स? टेल मी। सर समझ नहीं आया। मैं पूछा एमबीए करने की अपॉर्चुनिटी कौन है? देखो एमबीए करना तो छूट गया, अगर वो ना कर रहा होता तो इन तीनों में से वो ये वाली नौकरी चुन लेता, 40 लाख वाली। 2 साल तक नौकरी करता और 80 लाख रुपए की तनख्वाह कमा लेता। तो यानी एमबीए करने की जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव उसने छोड़ा, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो है 80 लाख रुपीस की एक नौकरी। ये तो वो वैसे भी नहीं करने वाला था, वो चुनता तो बेस्ट वाला ही चुनता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक फार्मर अपने खेतों में पटेटो उगा सकता है, टमेटो उगा सकता है, लेट्स से व्हीट उगा सकता है। पटेटो उगाएगा तो 40,000 कमाएगा, यहाँ 50,000 कमाएगा, यहाँ 70,000 कमाएगा। टेल मी, उसने व्हीट तो चुन लिया होगा ना? व्हीट तो चुन लिया होगा। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीट? 50,000, जो उसने बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ा उसके लिए। चलूं आगे, पक्का क्लियर है अच्छे से? अब देखिए, आज एक जगह पे लिख लीजिए, पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो वर्ड है ये बार बार आएगा, इससे आज दोस्ती कर लीजिए आप। मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल। पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्जिनल का मतलब बार बार आएगा, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आएगा, प्रोडक्शन से आना स्टार्ट हो जाएगा और आता ही चला जाएगा। वन एडिशनल और वी से वन मोर, कहीं पे लिख लीजिएगा, बार बार आएगी ये चीज। अब आते हैं ऊपर, वापस अपने शेड्यूल पे आइए जो बनाया था, और मैंने कहा था 2 कॉलम छोड़ दीजिएगा, उसमें से एक कॉलम मैं आपको अब फिल करा रहा हूँ। चलिए इसे हटा देते हैं जरा। आइए जी, जैसे ही उसने एक यूनिट एक्स की बनाई,
उसको y कितना छोड़ना पड़ा फटाफट से बताइए। 5। What is the marginal opportunity cost of 1 unit of butter right now? 5 units of jeans. चलो एक और बनाई तो कितना छोड़ना पड़ा? 10। वेरी गुड। एक और बनाई तो कितना छोड़ना पड़ा? फिर 20 और फिर 30। ओके। हर बार बटर बनाने के लिए जीन्स की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, ये बात हम पहले से जानते हैं, लेकिन हर बार बटर बनाने के लिए जीन्स की प्रोडक्शन तेजी से कम हो रही है, उसका रीजन बता सकते हो आप मुझे? क्योंकि तो जीन्स के पास जितने बंदे थे वो धीरे धीरे बटर के पास जा रहे हैं। जीन्स के पास जितने बंदे थे, नहीं ज्यादा क्यों छोड़ना पड़ रहा है? ज्यादा छोड़ने का क्या रीजन है? शुरुआत में तो द बेस्ट मैन दे सेंट, बट अब क्योंकि बेकार लोग बाकी थे, बिल्कुल इसलिए एकदम ज्यादा एग्जैक्ट, सही जगह पे मारा है। बेस्ट मैन भेज दिए, तो क्या मैं कह सकता हूँ द रिसोर्सेस विच आर प्रोड्यूसिंग गुड वाई are not equally efficient in producing good X. That is why every time we need one additional unit of good X, more and more labor is always transferred from Y. कह सकते हैं ऐसा? हाँ। यही तो रीजन है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर समय बढ़ती ही रहती है। हम एक बार फिर से बता देता हूँ, वाई की प्रोडक्शन तेजी से इसलिए गिर रही है क्योंकि वाई की लेबर को एक्स बनाना नहीं आता है। जब जब हम आवाज लगा के बुलाते हैं वाई की लेबर तुम इधर आ जाओ एक्स बनाने को, तो हर बार ज्यादा बंदे आते हैं क्योंकि हर बार हम अपने बेस्ट तो भेज चुके होते हैं। चलूं आगे, यहां तक क्लियर है पक्का? हाँ जी। इसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को जब मैं रेशो की फॉर्म में लिखता हूं तो उसे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यानी एक यूनिट एक्स की बनेगी, 5 यूनिट वाई की छोड़नी पड़ेगी, एक यूनिट एक्स की फिर बनेगी, फिर 10 छोड़नी पड़ेगी, फिर एक के बदले 15, एक के बदले 20, एक के बदले 30। तो फिर से देखिए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशो की फॉर्म में नहीं लिखा जाता इन जनरल, हालांकि उसकी डेफिनेशन से वही लगता है देखने में। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मीनिंग सेम है, ऑलमोस्ट डेफिनेशन भी सेम है, बस एमओसी को रेशो की फॉर्म में प्रॉपरली दिखाया नहीं जाता। ठीक है जी, कॉपी कर लिया, चले आगे। हाँ जी। अच्छा जी, अब एक बात बताइए, एक यूनिट एक्स की अगर बनाना चाहते हो तो वाई की लेट से मैंने कहा 10 यूनिट छोड़नी पड़ेगी, तो मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज द केस लाइक लॉस अपॉन गेन, कह सकता हूँ? हाँ ठीक हाँ है, जी। आइए जी, फिर अब जरा बात करते हैं। सबसे पहले आप एक बार रीड कीजिए पीपी कर्व की डेफिनेशन, ये आपकी स्क्रीन पे आ गई है कि भैया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, समझ आ गया किस चीज की? वो सारे कॉम्बिनेशन, मैंने बड़े सारे कॉम्बिनेशन बनाए थे, ए बनाया, बी बनाया, सी डी, बड़े सारे कॉम्बिनेशन। अच्छा, कॉम्बिनेशन किस चीज के हैं? दो कमोडिटीज के। दो कमोडिटी क्यों है? 2 डायमेंशन में दो ही दिखा सकते हैं। ये वो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन है जो हम इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। ध्यान रखना, पीपी कर्व आपको आपकी ताकत दिखाता है। पीपी कर्व के आसपास कहीं लिखना प्रोडक्शन पोटेंशियल, पीपी कर्व के आसपास लिखना प्रोडक्शन पोटेंशियल, ये आपको आपकी ताकत दिखाता है। अच्छा, एक फैक्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी हमेशा फॉलो की जाती है और हम अज्यूम करके चलेंगे कि टेक्नोलॉजी सेम है। अगर क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई तो आपका पोटेंशियल भी अपग्रेड हो जाएगा और कर्व चेंज हो जाएगी। फिर चलिए, डेफिनेशन क्लियर है, आगे चलूं? अच्छा सर, पीपीसी और पीपीएफ सेम होता है? हाँ जी, इसके बड़े सारे नाम है, सारे नाम डिस्कस करेंगे। कर्व इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि डेफिनेटली वो मैथमेटिकली कर्व है, वो लोकस है। जैसे आप मैथ्स है आपके पास क्या? नहीं। दोनों में हाँ से जी, किसी मेरे के पास। पास नहीं है, तुम्हारे पास है ना? तो कर्व की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन नाम का एक चैप्टर आएगा, वहां पर आप पढ़ेंगे कि कर्व क्या होती है। लोकस होती है बहुत सारे पॉइंट्स का, बहुत सारे पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते चले जाते हैं कर्व बन जाती है। अगर मान लो लीनियर चेंज आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, नॉन लीनियर चेंज है तो वो प्रॉपर एक कर्व बन जाती है। ठीक है जी। फ्रंटियर क्यों कहते हैं, बाउंड्री क्यों कहते हैं, और बहुत सारे नाम है, सारे नामों के पीछे रीजन है, सब डिस्कस करेंगे। हालांकि बात एक ही है, पीपी कर्व का हो या पीपी फ्रंटियर का, एक ही बात है। चलें आगे। ओके जी, उसके बाद मैंने आपको ये दो डेफिनेशन लिखवाई है, प्लीज एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछिए। ओसी और एमओसी। क्लियर है सर। क्लियर है सर। ठीक है जी, आइए फिर आगे चल रहे हैं। देखिएगा, एमओसी हो गया हमारा डन। अब जो काम है ना, पढ़ना तो आपको बुक से, फिर भी मैं हेडिंग्स लिखवा देता हूँ ताकि नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करा पाऊँ।
प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रॉपर्टी कहो या कैरेक्टरिस्टिक कहो, बात एक ही है। हाँ जी क्षितिज, पहली प्रॉपर्टी बताइए जो डिस्कस कर चुके हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है पीपी कर्व? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी हाँ, हम कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर दूं? डाउनवर्ड स्लोपिंग जाते हैं सर। ठीक है। अनन्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होती है बताइए? सर क्योंकि वाई गुड वाई जो है उसकी प्रोडक्शन गिरती जा रही है ओके, और एक्स की बढ़ती जा रही है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वाई के पास जितने भी लोग थे अब वो धीरे धीरे एक्स के पास जा रहे हैं, और जो बेसमैन थे उनकी वजह से पहले कम गए थे, नहीं, लेकिन अब बेस्ट वाली बात नहीं अभी बोलनी, वो सेकंड प्रॉपर्टी में आएगी। देखिए, आपने कहा सर वाई से लोग एक्स में जा रहे हैं, फिर से मैं सवाल उठाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, वाई से क्यों जा रहे हैं? बाहर से बुला लो नए बंदे, बताइए। लेकिन बजट सॉरी, फिर से बोलिए, आवाज कट गई, फिर से बोलिए क्या कह रहे हैं? लेकिन बजट बजट ओके, आप देखिए क्या बोलेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग का मीनिंग क्या होता है। ये कॉपी मत कीजिएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। डाउनवर्ड स्लोपिंग सर का हो रही है। एक सेकंड रुकिए, मैं देख लेता हूँ। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ जी सर। हाँ जी। तो बहुत सारे बच्चे डाउनवर्ड स्लोपिंग का मीनिंग लिख के आ जाते हैं, रीजन नहीं देते। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मीनिंग आप अभी अनन्या आपने बोला था, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। आप इतना बोल के चुप हो गए थे। एक्चुअली आपने जो जवाब दिया, आपने डाउनवर्ड स्लोपिंग का मुझे मीनिंग बताया, जबकि मैं पूछ रहा हूं आपसे डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन। हालांकि ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर में आएगा तो 2 लाइन लिख के आप ये भी लिखेंगे डेफिनेटली। डाउनवर्ड स्लोपिंग का जो एग्जैक्ट रीजन है वो है लिमिटेड रिसोर्सेस। जब मैंने आपसे कहा कि बाहर से लेबर बुला लो, तो आप कहते थे सर आपने तो बाहर से ताला लगा दिया था, सारे रिसोर्सेज तो आ ही चुके हैं, कहां से लाओगे नए रिसोर्सेज? तो आप कहेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज विच आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। ठीक है। जब मैं आपसे कह रहा था कि आपको इंग्लिश क्यों कम करना पड़ेगा, तो आप कह रहे थे सर 6 ही घंटे तो हैं, 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ सकते, हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर बोला डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीजन, एक्स बढ़ेगा वाई गिरेगा, ये मीनिंग है। एक्स बढ़ेगा तो वाई क्यों गिरेगा, रीजन है उसका। क्या रीजन है? लिमिटेड रिसोर्सेज विच आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। हाँ जी, अब क्लियर है अच्छे से? पक्का? जी। अब क्षितिज, आपने कहा कि सर वो एक्स बढ़ाने के लिए वाई से लेबर ट्रांसफर होती है, एक्स को बढ़ाना चाहूंगा तो वाई से लेबर आएगी, बस डाउनवर्ड में यहीं तक रुक जाना। जब आप कहने लगोगे ज्यादा ज्यादा लेबर आएगी, यानी आप कह रहे हो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही है, उसका डाउनवर्ड से कोई लेना देना नहीं है। आइए जरा पीपी कर्व की शक्ल की बात करते हैं। देखिए, पीपी कर्व की शक्ल ऐसी भी हो सकती थी, लेकिन ऐसी नहीं है, हटा देता हूं इसे। पीपी कर्व की शक्ल ऐसी, अरे हाँ जी, पीपी कर्व की शक्ल ऐसी भी हो सकती थी, लेकिन शायद आपने देखा है कि ये इंडिफरेंस कर्व की शक्ल होती है। तो देखो, ये कर्व भी डाउनवर्ड है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, जो मैंने ये वाली लाइन बनाई थी, ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड है, लेकिन पीपी कर्व ऐसी नहीं दिखती। उसका रीजन आप समझिएगा ध्यान से। मैं यहां खड़ा हूं, मेरे को एक एक्स बनाना है एक्स्ट्रा, तो मुझे ज्यादा वाई छोड़ना पड़ेगा, तो मैं यहां आ जाऊंगा। मेरे को एक और एक्स बनाना है, जितना पहले बनाया था उतना ही, लेकिन इस बार थोड़ा और वाई छोड़ना पड़ेगा, मैं आ जाऊंगा। एक और एक्स बनाना है, तो और ज्यादा वाई छोड़ना पड़ेगा, मैं नीचे ही आ जाऊंगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर आप इन सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करोगे, आप खुद ही देख लो शेप कैसी आएगी। खुद ही देख लो आप, शेप कैसी आई है। कॉनकेव शेप आई है, इस शेप को कहते हैं कॉनकेव शेप। जो शेप ओरिजिन से बल्ज आउट होती है उसे कॉनकेव शेप कहते हैं। बल्जिंग आउट फ्रॉम ओरिजिन, लिख लीजिएगा, ये बुक में कहीं नहीं है। बल्जिंग आउट फ्रॉम ओरिजिन उसे कॉनकेव शेप कहते हैं। जो इंडिफरेंस कर्व आपने शायद क्लास में पढ़ा है वो ऐसी होती है, बल्जिंग इन टू ओरिजिन। ठीक है जी, वो कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, उसका रीजन कुछ और होता है। अब मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि सर एक एक्स बनाने के लिए ना हमें पहले 5 वाई छोड़ने पड़ गए। देखो, ये जो आगे बढ़ रहा है ये एक्स है, ये नीचे उतर रहा है ये वाई है, और यही तो एमओसी है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आपने कहा सर फिर से एक एक्स बनाने की सोच रहे थे, लेकिन इस बार ना 10 वाई छोड़ने पड़ गए। देखो एमओसी राइज कर गया। फिर मैं आपने कहा सर एक और एक्स के लिए इस बार 15 छोड़ने पड़ गए, तो आपने देखा
एमओसी राइज करता है, दिस इज द रीजन फॉर द शेप ऑफ पीपी कर्व विच इज कॉन्केव। बोलो क्लियर है पक्का? हाँ जी। आइए कंक्लूड करते हैं सारी बातचीत। पीपी कर्व की बात हो रही है, क्या दिखाता है? आपकी ताकत, पोटेंशियल। ओके, एक प्रॉपर्टी है डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहां पर आप ये कहना एक्स बढ़ेगा वाई गिरेगा। क्यों? आप कहना लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, फुल्ली यूटिलाइज्ड है, बस ये इतने पे रुक जाना, आगे मत बोलना। यहां रुक के आगे बढ़ना, फिर वो पूछेगा उसकी शक्ल जैसी भी है, ऐसी शक्ल क्यों है उसकी, ऐसा क्यों है वो। तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइज करता है, इसलिए पीपी कर्व की शेप कॉनकेव है। दिस इज 1 मार्कर। 4 मार्क्स में पूछेगा तो फिर आप थोड़ा उससे बात करना। आप कहना देखो, जब एक्स की प्रोडक्शन बढ़ती चली जाती है तो वाई की प्रोडक्शन तेजी से गिरती है। ये तो मीनिंग है एमओसी राइज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द लेबर which is producing good y is not equally efficient in producing good x। ये जरूर लिखना, लेबर इज नॉट इक्वली एफिशिएंट कि y वाला x को भी बना लेगा, इसलिए हर बार वो अपने बेस्ट बंदे भेज देते हैं। तो अगली बार जब आप उनको दोबारा बोलोगे तो उन्हें और ज्यादा बंदे भेजने पड़ेंगे। क्लियर है पक्का? हाँ जी सर। चलिए एक हेडिंग लिखिए, assumptions of PP कर्व। हम क्या मान के चल रहे हैं? आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी चीज आप पढ़ेंगे उसके लिए कोई ना कोई असम्पशन आपको माननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि गुड एक्स पढ़ाना है, वाई गिराना पड़ेगा। वो कहेगा क्यों गिराना पड़ेगा, बाहर से बुला लो लेबर। तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ लिमिटेड रिसोर्सेस है। समझे? तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं अज्यूम करके क्या चल रहा हूँ, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड फुल्ली यूटिलाइज्ड। नहीं तो वो स्टूडेंट को जब मैं समझाऊंगा तो वो क्या कहेगा, सर बाहर से बुला लो, क्यों गिरा रहे हो उसकी प्रोडक्शन। उसे बोलना पड़ेगा कि पैसे नहीं है मेरे पास, सारे रिसोर्सेस लग चुके हैं। दूसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। अगर आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर देंगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप जब 6 घंटे कह रहे थे, मैंने कहा अगर आपको रिवाइटल जैसी दवाइयां खिलाने लग जाए तो आपने कहा सर ठीक है, क्या पता 6.5 घंटे तक चल जाए हमारी गाड़ी। तो टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी आप नहीं बदल रहे हैं। और अब लिखना सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन, रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। तभी मैंने कहा था बेकार सब्जेक्ट बताओ पहले। रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स। ये रीजन है कॉनकेव का, इक्वली एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स। तभी तो हर बार ज्यादा ज्यादा भाई छूटता चला जाता है। हाँ जी, कॉपी हो जाए तो बताइए, फिर आगे चलते हैं। हो गया गया सर। सर। ठीक है, डाउट वगैरह कुछ? नो सर। नहीं। नहीं? चलो जी, आए तो बीच में रोक के पूछ लेना। आगे चलते हैं, जरा आगे की बात देख लेते हैं। आइए जी, आप लोग भी एक कर्व बना सकते हैं, बनाइएगा आप भी प्लीज। एक बार पीपी कर्व बना के देख रहे हैं। यहां पर हम रखेंगे कुड एक्स। अच्छा, मैंने आपको डाउनवर्ड स्लोपिंग और कॉनकेव जो है लिखवाए नहीं है उसके नोट्स, वो बुक में बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। मैं आपको बता दूंगा कहां से कहां तक पढ़ना है। ये लो जी, दिस इज द पीपी कर्व। ओके, अब जरा बात करते हैं जरा पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी। आप मुझे ये बताओ नन्या, मैं किसी भी पॉइंट पे खड़े होके प्रोडक्शन कर लूं, क्या मैं अपनी पूरी ताकत यूज कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? कर रहे हैं। वेरी गुड। देखिए, पॉइंट नंबर ए, बी और सी, ये पॉइंट्स में फर्क सिर्फ इस वजह से है कि किसी में एक्स ज्यादा बन रहा है, किसी में वाई ज्यादा बन रहा है, लेकिन ताकत पूरी लग रही है। क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये यही सोच के बनाए गए हैं कि हमारे सारे रिसोर्सेज काम पे लगे हुए हैं। तो लिखिएगा, इफ एनी पॉइंट इज ऑन पीपी कर्व, यानी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। अगर आपसे वो बोले कि पॉइंट जो है पीपी कर्व पर है, तो आप कहना यानी पूरी ताकत लग चुकी है। तो फर्क क्या है फिर ए, बी और सी में? फर्क सिर्फ इतना है कि सी में देखो जैसे सी में सबसे ज्यादा एक्स बन रहा है, बी में थोड़ा कम एक्स बन रहा है, ए में सबसे कम एक्स बन रहा है। क्लियर है पक्का? चलो आगे चलिए।
क्षितिज मुझे ये बताओ, पॉइंट नंबर डी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या आप पूरी ताकत यूज कर रहे हो? नहीं। यही तो हम करते हैं हर बार। आपसे जब मैंने पूछा कितने घंटे पढ़ोगे, आपने कहा 6 घंटे। पूरी ताकत है, पढ़ते कितना हो? 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा मैक्सिमम। तो एनी पॉइंट अंडर पीपी कर्व और बिलो पीपी कर्व क्या है? खाली बैठे हैं। खाली क्यों बैठे हैं? कुछ भी रीजन हो सकता है, प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, माल नहीं बिक रहा है। अच्छा, आपका जो पढ़ाई का जो पीपी कर्व का पॉइंट है, अगर वो पीपी कर्व से अंदर हुआ तो क्या रीजन है? आप कहीं और काम पे लगे हुए हैं, सो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो लिखिएगा पॉइंट अंडर पीपी कर्व। अंडर पीपी कर्व का क्या रीजन देंगे? क्या हो रहा है? अंडर यूटिलाइजेशन, ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज को। अंडर यूटिलाइजेशन या फिर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, खाली बैठे हुए हैं। ओके जी, लिख लिया यहां तक? हाँ जी। ओके। अब अन्य आप मुझे ये बताओ कि पॉइंट नंबर ई के बारे में क्या कहना चाहोगे? औकात से बाहर, ये तो नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? इट्स लाइक कि मैं आपको कह रहा हूँ 9 घंटे पढ़ लो। ये आपकी ये क्या है? ये आपकी एक बाउंड्री है। अब इसका नाम क्लियर होने लग जाएगा आपको जब मैं इसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहता हूँ। फ्रंटियर क्या होता है? एक बाउंड्री। तो बाउंड्री का क्या मतलब है? पार, उसके आगे नहीं जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते, बिकॉज आप पूरी ताकत दिखा चुके हो। कर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्राफ है, डेफिनेटली ग्राफ है। फ्रंटियर या बाउंड्री क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके बाहर नहीं जा सकते। बाउंड्री का क्या मतलब होता है? बाहर नहीं जा सकते आप उससे। तो दिस इज एनी पॉइंट above PP curve is unattainable. Unattainable. हाँ जी, लिख लिया हो तो बताइए। लिख लिया सर। है क्लियर? पक्का कोई डाउट नहीं है? चलिए फिर से मैं कर्व बना रहा हूं, आप लोग मत बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझ रहे हैं। ध्यान से सुनिए। अगर पीपी कर्व को बनाने की अदम्पशंस में हिला दूं तो पीपी कर्व हिल जाएगी। पीपी कर्व को बनाने की अदम्पशंस अगर मैं हिला दूं तो आइए, हमने कहा देयर इज अ ग्रोथ इन रिसोर्सेस। सुनिएगा आराम से, देयर इज अ ग्रोथ इन रिसोर्सेस। आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, ग्रोथ कैसे हो गई? मैंने अपनी लेबर को एजुकेट कर दिया, मैंने उनको ट्रेनिंग दे दी, तो वो अच्छे से काम कर पा रहे हैं। कुछ न्यू लेबर ऐड हुई है पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन ये बात पक्की है कि रिसोर्सेस बढ़ चुके हैं। तो क्या अब ये वाली पीपी कर्व पुरानी हो जाएगी? जल्दी बताइए। हाँ जी। अगर आप ताकत की दवाइयां खा रहे जाओ 6 घंटे बताने के बाद, तो अगले दिन से पता चल रहा है 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप कहना सर ये पुरानी बातें थी, ये पुराना पोटेंशियल था। आप कहेंगे सर हमारा नया पोटेंशियल देखो आज आप। तो आपका पीपी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, पीपी कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कब शिफ्ट हो जाएगा? आप कहना इफ देयर इज अ ग्रोथ इन रिसोर्सेस। अच्छा, क्या कोई और भी रीजन है? हाँ, एक रीजन और है। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लिया, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अजम्पशन हिला रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं कर रहा। जिस चीज को कांस्टेंट मानता था उसे बढ़ाई चले जा रहा हूं, इजी। द फर्स्ट पॉइंट फॉर द राइटवर्ड शिफ्ट इज ग्रोथ। कुछ नई लेबर आ गई या पुरानी लेबर को अच्छी ट्रेनिंग दे दी, या टेक्नोलॉजी कुछ जर्मनी से मशीनें मंगा के लगा दी, अब वही लेबर एक की जगह 10 यूनिट बना पाता है। तो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपी कर्व। ओके जी, हमेशा याद रखिएगा, मैं आपसे आपको कोई भी सिचुएशन दूं और पूछूं कि राइटवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा, आप सिर्फ देखना क्या रिसोर्सेस में ग्रोथ हो रही है, क्या टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कुछ हो रहा है, हमारी ताकत बढ़ रही है या नहीं। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब मान लीजिए फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, किसी भी तरह की नेचुरल कैलामिटी आ गई, नेचुरल कैलामिटी किसी भी तरह की, क्या बड़े सारे लोग मर जाएंगे, ह्यूमन लाइफ का लॉस होगा? जल्दी बताइए। हाँ जी। क्या प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी? अच्छे से प्रॉपर्टी का जी। डिस्ट्रक्शन होगा? यस। तो क्या मैं ओवरऑल कह दूं कि हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे? परमानेंटली कम हो जाएंगे। लोग मर जाते हैं, जिंदा थोड़ी ना हो जाएंगे, फिर गए तो गए। तो क्या अर्थक्वेक की वजह से, फ्लड आने की वजह से मेरा पीपी कर्व का जो पोटेंशियल है वो परमानेंटली कम हो जाएगा? तो
पीपी कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। बोलो जी, आ रही है बात समझ? हाँ जी। चलिए, इतना क्लियर है? अगर कुछ लिखना चाहते हो अपने हिसाब से तो लिख लो, स्क्रीन पे जो दिख रहा है उससे रिलेटेड कुछ लिखना अपने हिसाब से आप लिख लो, याद रह जाए बाद में, हो जाए तो बता देना। ये जो मैंने आपको पेजेस भेजे हैं ना, ये नए वाले सिलेबस से है, मतलब जो नई बुक है 2020 की, एक बार ये भी देख लो। हाँ जी, चलें क्या? हाँ जी। आइए फिर, एक सेकंड जरा, एक सेकंड रुकिएगा। चलो जी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो एग्जाम में आता है बार बार, आप सोच के बताइएगा, इससे क्लियर हो जाएगा कि कितनी क्लैरिटी हुई है ऊपर वाले टॉपिक की। सिचुएशन है आपके पास, एग्जाम में ये मत सोचना कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन रेयर ही आता है। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा देख लीजिए। एक्चुअली आपकी माइक्रो पिछले 2 साल तक तो बोर्ड का सिलेबस थी, अब आई है पिछले 2 साल से आपके 11th में। तो ये बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि वो कहता है वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन में चली गई, जो अभी करंट सिनेरियो है इंडिया का, वर्ल्ड का भी, वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन में चली गई जिसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट्स भारी मात्रा में गिर गए, डेफिनेटली गिर गए, अभी भी गिर गए हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री से बड़े सारे लोगों को निकाला जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। इतनी बातें बोल के वो पूछ रहा था इसका पीपी कर्व पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पीपी कर्व राइटवर्ड जाएगी या लेफ्टवर्ड जाएगी या वहीं खड़ी रहेगी? लेफ्टवर्ड्स। आराम से सोचिए, दोनों लोग सोच के बताइए, सलाह कर लीजिए आराम से। एक पार्टी ने कहा लेफ्टवर्ड जाएगी, दूसरी पार्टी लेफ्टवर्ड्स। चलिए आइए, एक एग्जांपल देता हूं मैं पहले, फिर आप फिर से सोचना इसके ऊपर। आपने क्या कहा था अनन्या कि हम 6 घंटे तो पूरी ताकत लगा के पढ़ सकते हैं। सर ये रही हमारी ताकत, दिखाओ मैं आपकी ताकत आपको, ये रही, ये रही, ठीक है, इसके आगे नहीं जा सकते, अनअटेनेबल है। अब देखिए बात क्या है, एक दिन आपके सर में दर्द था बड़ी तेज, उस दिन आपने सिर्फ 2 घंटा पढ़ाई की, मुझे ये बात पता चल गई कहीं से और मैंने कहा ये लो जी, ये रहा आपका पीपी कर्व। क्या मैंने ये सही किया कि एक दिन आपके सर में दर्द था, मैंने कहा छोड़ो अब आपकी ताकत खत्म हो चुकी है, आपके बस की नहीं रहा, और आपका मैंने नया पीपी कर्व बना दिया? आप कहेंगे कि सर देखो ये है हमारी ताकत, ताकत वहीं की वहीं है, सर में दर्द था तो एक्चुअल प्रोडक्शन अंदर हुई है, कल फिर वहां पे पहुंच जाएंगे, सर टेंशन मत लो, ये मत करो। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम परमानेंटली जिंदगी भर सर में दर्द रहेगा और पढ़ ही नहीं पाएंगे, डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। सिर्फ एक दिन सर में दर्द था, थोड़ी सी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, या एक हफ्ता हम बीमार थे, तो ठीक है सर, हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन अंदर हुई है, लेकिन पोटेंशियल अभी भी वहीं का वहीं है, ताकत पूरी है, सब कुछ ठीक हो जाने दो, आ जाएंगे वहां पे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने यूं कह दिया कि 6 घंटा पढ़ेंगे तो मतलब सर में दर्द फिर हो जाएगा। बात समझ आई आपको मैंने क्या कहा? अगर एक टेम्पोररी प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, आपने कहा 6 घंटा मैक्सिमम, लेकिन एक दिन 2 घंटा पढ़े, जरूरी नहीं है बीमार हुए थे, हो सकता है लाइट नहीं आ रही थी, घूमने चले गए, गेस्ट आ गए, देयर कैन बी मेनी रीजंस। तो क्या आपका पोटेंशियल गिर गया, क्या आपकी ताकत गिर गई? नहीं, आपसे मैं जब भी पूछूंगा आप कहेंगे हम 6 घंटे मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। अब आप अपना आंसर देना चाहोगे आप ऊपर वाले क्वेश्चन का? शिफ्ट नहीं शिफ्ट होगा। नहीं होगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड, कुछ भी नहीं होगा पीपी कर्व को। बहुत सारे बच्चे लेफ्टवर्ड बोलते हैं फर्स्ट गो में। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, ये है इंडिया की ताकत, पोटेंशियल। हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है तो शायद हम अंदर प्रोडक्शन कर रहे होंगे, पॉइंट नंबर ए पे अंदर आ गए होंगे। अगर कोई बच्चा कहता है कि शिफ्ट हो जाएगा और लेफ्टवर्ड हो जाएगा, इसका मतलब वो ये समझता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है हम लेबर को काम से नहीं निकाल रहे, हम उन्हें जिंदा जला देते हैं, हम उन्हें मार ही देते हैं, हम उनको दफना देते हैं कहीं पे कि अब तुम कभी काम नहीं कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पोटेंशियल हमारा वहीं का वहीं है। आज अगर इकोनॉमी सुधर जाए तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स फिर से बढ़ जाएंगे, सारे लोगों को फिर से काम पे बुला लिया जाएगा और हम वहीं आके खड़े हो जाएंगे।
अगर हम वही खड़े हो सकते हैं इसका मतलब पोटेंशियल इंटैक्ट है, एक्चुअल प्रोडक्शन अंदर हो रही है। बोलो जी, क्लियर है? हाँ हाँ जी। जी। तो इसका मतलब ये फाइनल हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पीपी कर्व पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन बिलो द पीपी कर्व होने लगती है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। क्या किसी को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग पता है? कोई आइडिया? अभी अभी रिसेंटली हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। इसका मतलब देखिए क्या है। इंडिया बड़ा सारा सामान पूरी दुनिया से इंपोर्ट करता है, पूरे वर्ल्ड से भारी मात्रा में कई बिलियन डॉलर का सामान इंपोर्ट करता है। इसके बारे में 12th की इको में है भर के। 12th की इको इज फार इंटरेस्टिंग, बेटर, मोर इंटरेस्टिंग देन 11th माइक्रो। पूरे वर्ल्ड से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है सामान। नितिन गडकरी जी कहते हैं कि छोड़ो ना, इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, हम क्यों किसी पे डिपेंडेंट हैं, हम वो सामान इंडिया में नहीं बना सकते क्या, इंडिया के बिजनेस को ग्रो नहीं करा सकते क्या? हमने कहा बिल्कुल करा सकते हैं, तो कराइए फिर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दो उसी सामान को इंडिया में बना के। उसके मीनिंग, उसके नाम में उसका मीनिंग है। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? इसकी जगह ये, तो इंपोर्ट हटा के उसकी जगह इंडिया में बनाया हुआ प्रोडक्ट शो कर दो, बना के दिखा दो। तो इसका पीपी कर्व पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा बताइए? आराम से सोच के देखो, एकदम से ट्रिगर करके आंसर मत देना। सर अगर सेम प्रोडक्शन लेवल इंडिया में रहता है तो इट विल बी द सेम। देखिए बात क्या है। राइट देखिए, वर्ड शिफ्ट होएगा। एक ने कहा राइट वर्ड, एक ने कहा सेम। देखिए सेम रहेगा, क्यों रहेगा वो सोचने वाली बात है। बात क्या है देखिए, आपने कहा सर हम 6 घंटे पढ़ सकते हैं। मान लो ये मुझे नहीं पता कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो, मुझे नहीं पता, आपने नहीं बताया। मैं आपके पास एक दिन आया, मैंने आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा काम दे दिया इको का, मैंने कहा ये कर लोगे आप? आपने कहा हाँ सर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इंग्लिश के पेजेस कब नहीं करने पड़ेंगे? आपने कहा नहीं करने पड़ेंगे। तो क्या आप अपना पोटेंशियल यूटिलाइज कर रहे हो इस समय? हाँ। नहीं कर रहे ना। अगर मैं आपको आके बोलूं इको एक्स्ट्रा पढ़नी है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कहोगे कि इंग्लिश कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो पूरी ताकत से काम कर रहे हो। और अगर ऑलरेडी ही आप पूरी ताकत से काम नहीं कर रहे हो, तो ही आप ऐसा कर सकते हो कि इंग्लिश को कम किए बिना ही आप इको बढ़ा दो। मान लो आप पढ़ी पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे, आप मान लो 1 साल से सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ रहे हो, ताकत आपकी है 6 घंटे की, पर पढ़ते 2 ही घंटे हो। एक दिन मैंने आपसे कहा आके कहा कि इको पढ़ लेना प्लीज, आपने कहा हाँ सर कोई नहीं, 1 घंटा इको पढ़ लेंगे। आप कितना घंटा पढ़ रहे हो? 3। इंग्लिश कम क्यों नहीं करना पड़ा? बिकॉज यू आर राइट नाउ नॉट यूटिलाइजिंग द 100% पोटेंशियल। अगर ये इंडिया का पोटेंशियल है और मैं इनको बोलूं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, तो ये मना कर देंगे। अगर ये इस पॉइंट पे खड़े हैं, इसमें से किसी भी पॉइंट पे अगर खड़े हैं, सोचिएगा एक बार, अगर ये ऑलरेडी ए बी और सी पे खड़े होकर प्रोडक्शन कर ही रहे हैं और मैं इनको बोलूं और माल बनाना है, वो कहेंगे सर पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस ही नहीं है। अगर कोई मिनिस्टर कह रहा है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करो और लोग कह रहे हैं हाँ कर देंगे, इसका मतलब वो अंदर बैठे हैं और प्रोडक्शन करने के लिए वो तैयार है, बाहर की तरफ आने के लिए तैयार है। अगर वो पहले से पीपी कर्व के ऊपर बैठे होते तो वो मना कर देते कि हम नहीं कर सकते प्रोडक्शन। वो हाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी ताकत को यूटिलाइज कर ही नहीं रहे थे, तभी तो नया काम आने पे रेडी भी हो गए। बोलो आई बात समझ में? हाँ जी। सर लेकिन जब जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तब भी तो, लेकिन फिर राइट वर्ड शिफ्ट होएगा। ओके, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इसका मतलब अनएम्प्लॉयड बैठे थे? सोचो, हाँ जी। अगर एम्प्लॉयमेंट मिल रही है डेट मींस अनएम्प्लॉयमेंट थी, और अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो अंदर आ जाती है थोड़े टाइम के लिए, और जब इन एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो फिर वो उसकी तरफ जाने लगती है। आई बात समझ में? राइटवर्ड जाने का रीजन हमेशा याद रखना सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या तो रिसोर्सेस में ग्रोथ हो जाए या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए। टेक्नोलॉजी अपग्रेड इस क्वेश्चन में नहीं हो रही जो हम डिस्कस कर रहे हैं। रिसोर्सेज ग्रो हो रहे हैं क्या? रिसोर्सेज ग्रो नहीं हो रहे। अंदर ये देखो, ये सब ये खाली बैठे थे इतने सारे लोग, मैंने कहा काम करोगे? उन्होंने कहा हाँ करेंगे। तो आप बताइए, अगर मैं कहूं कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट थी। अगर 100% एम्प्लॉयमेंट होती तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ ही नहीं पाती, हम ऑलरेडी अपने पॉइंट पे खड़े होते, पीक पे। आई बात समझ में? क्लियर है आपका? जी। तो ठीक है फिर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का अन्य आपका आंसर तो ठीक था कि कोई चेंज नहीं आएगा,
पर यहाँ पर हम एक चीज और देखें, अगर आपके आंसर का रीजन गलत है तब भी आपको 0 ही मिलेंगे। फिर से देखिए, बड़े सारे ट्रू फॉल्स हैं। प्रोडक्शन वाला चैप्टर असली को आपकी वहीं से शुरू होती है, तब तक सब मजाक चल रहा है। प्रोडक्शन से आपका असली काम शुरू होता है, वहां से क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल कॉम्प्लेक्स होने लगते हैं, तो बड़े सारे ट्रू फॉल्स आते हैं, गिव रीजंस आते हैं। तो ट्रू फॉल्स के साथ अगर गिव रीजन में आपकी गलती हो गई तो आपको 0 मिलेंगे, यस या नो के साथ गलती हो गई तो 0 मिलेंगे। अभी जो आपने कहा कि देयर विल बी नो शिफ्ट, रीजन गलत है तो भी 0 मिलेंगे, तो मतलब आपका 100% आंसर करेक्ट होना चाहिए। चलें फिर, क्लियर है यहाँ तक पक्का? ओके, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए, आप लोगों ने मेक इन इंडिया का नाम सुना है क्या? हाँ जी। चलिए बताइए क्या है ये। मतलब जितने भी प्रोडक्शन है वो सिर्फ इंडिया में ही होनी चाहिए। मतलब मेक इन इंडिया मतलब आत्मनिर्भर बन जाओ। मतलब थोड़ा और इलेबोरेट करके देखिए। मतलब it's like a plan made by the government that encourages the Indian industries to manufacture all the goods in India itself and not imported from नहीं, जो आप मेरे को बोल रहे हो दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि बाहर से मत मंगाओ, इंडिया में बना लो। देखिए देयर इज अ डिफरेंस, आज क्लियर करते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मैं अपने देश की इंडस्ट्रीज को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप काम करो ना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप काम करो ना, क्या दिक्कत है, क्यों खाली बैठे हो, काम करो, हम आपको फैसिलिटी देंगे, आप काम करो, बाहर से सामान नहीं मंगाना, गंदी बात है। दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक इन इंडिया? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक इन इंडिया इंडियंस के लिए है ही नहीं। मेक इन इंडिया फॉरेन कंपनीज के लिए है। हम पूरे वर्ल्ड की कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं कि अपनी यूनिट्स इंडिया में आके सेटअप कीजिए प्लीज, वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट टू वर्क इन। राइट नाउ एशिया के अंदर, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, चाइना के अंदर सारी कंपनीज की फैक्ट्री सेटअप है। उसका रीजन देखिए, हमें थोड़ा 20 साल पीछे जाना पड़ेगा, ईयर 2000 के आसपास या शायद इससे भी पहले चाइना ने अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन फैला दिया था। इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पे 24 घंटे आप फैक्ट्री को खोल के काम कर सकते हो। ये इसने 20-30 साल पहले कर दिया था। चाइना का इंडस्ट्रियल सेटअप इतना तेज है कि वो पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। आज पूरे वर्ल्ड की कंपनियां चाइना में अपनी यूनिट सेटअप करती है, बहुत इजी प्रोसेस है। इंडिया ने 2014 से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से, अच्छा दिस इज वन, ये सिर्फ एक ही अच्छा काम है जो इस सरकार ने किया है। 2014 से लेके 2020 के बीच में मेक इन इंडिया के थ्रू इंडिया में बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट आई है। अभी हम रिसेंट की बात करें तो सैमसंग का वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट जो है वो नोएडा में लगा हुआ है। एप्पल ने रिसेंटली बेंगलोर में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी असेंबली खोली है। एक्चुअली एप्पल अपना फोन खुद नहीं बनाता, एक कंपनी है फॉक्सकॉन करके, वो असेंबल करती है। तो फॉक्सकॉन ने भी रिसेंटली बेंगलोर में यूनिट लगाई है। तो मेक इन इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिस इज नॉट फॉर इंडियंस एट ऑल, ये फॉरेन कंपनीज के लिए है कि प्लीज आप इंडिया में आइए एंड प्लीज अपना बिजनेस सेटअप कीजिए, हम आपको सारी फैसिलिटीज देंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, किसी तरीके का कोई प्रोसीजरल डिले नहीं होगा। मीनिंग क्लियर है पक्का? हाँ जी। ओके, सबसे पहले मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये इंडिया है, आप सोचना, मैंने इंडिया की ताकत इस पीपी कर्व पे दिखा दी, लेट्स से। अब अगर बाहर की कंपनियां इंडिया में आने लगे तो क्या वो टेक्नोलॉजी लेके आएंगी अपने साथ कि नहीं लेके आएंगी? एप्पल इंडिया से मांगेगा टेक्नोलॉजी कि अपनी लेके आएगा? क्या एप्पल वाले अपनी ह्यूमन रिसोर्स लेके आएंगे? अच्छे अच्छे मैनेजर, अच्छे दिमाग वाले लोग इंडिया में एंटर करेंगे डेफिनेटली। तो क्या मैं कह सकता हूँ टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज भी हो रहा है? इट इज 100% राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि बाहर से कुछ ऐड हो रहा है इस बार। बोलो जी, है क्लियर पक्का? जी ठीक है जी। तो यहां तक आप एक बार पढ़ के रखना। बुक में से आप एक काम कीजिएगा, ये चैप्टर पढ़ डालिएगा, लास्ट के 1-2 पेजेस छोड़ दीजिएगा। बड़ी सारे स्कीम्स वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी हमने 2-3 डिस्कस किए थे कि फ्लड आ जाएगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो क्या होगा, इम्पैक्ट हमें देखना है। ऐसे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं पहले से व्हाट्सएप करके रखूंगा, फिर हम डिस्कस करेंगे, देन हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी? जी सर। बताओ पहले, यहाँ तक क्लियर है सारा अच्छे से, कोई डाउट नहीं है? हाँ जी। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं परसों 6:30 बजे। आप अच्छे से पढ़ के आइएगा, कुछ छोड़िएगा मत। ठीक है? ओके सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बाय।